सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है खंड 5 बीपीसीसी के अभिप्रेरणा और संवेग के ऊपर, जो कि मोटिवेशन ऑन इमोशंस। सो अवधारणा और अभिप्रेरणा की प्रकृति। सबको पता है कि अभिप्रेरणा क्या होती है। मोटिवेशन जिसको कहते हैं, सो वो चीज जो चीज आप कहने के बाद आपके शरीर में, इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी कहा जा सकता है जो विविध शारीरिक या मनोवैज्ञानिक गतिविधियों को शुरू करता है और संचालित ड्राइव करता है। ऐसा गैरी और जोडोडो जोडोडो ने कहा है। मतलब वो चीज जिसको सुन के आपका मन और शारीरिक क्रिया में बहुत ज्यादा प्रगति और बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाए, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो जाए, आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा व्यक्तित्व हो। ऐसा किसी भी लक्ष्यों की और बढ़ने बढ़ने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रवृत्त करना, वही है आपका। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। की आवश्यकता है अभिप्रेरणा को संबंध जिन 3 मुख्य शब्दों पर चर्चा की जानी है वे है अभिप्रेरणा के लिए योगदान देने वाली आवश्यकताएं, ड्राइव और प्रोत्साहन। ये आवश्यकताएं, नीड्स क्या होती है ऐसी? ये कोशिकाएं या शारीरिक अभाव जैविक अवस्थाओं से संबंधित है जो ड्राइव की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो जीवित रहने के लिए पानी, भोजन, निश्चित रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और प्रमोद, ड्राइव, तनाव की कथित अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया जब हमारे शरीर में कुछ आवश्यकताओं की कमी होती है जिसके तनाव को कम करने की तीव्र इच्छा होती है। जैसा कि हमने चर्चा की, जरूरत के दौरान ड्राइव की तरफ ले जाती है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वो भोजन मांगता है। जब आपकी प्रेरणा बहुत कम हो जाती है तब आप खुद ब खुद मोटिवेशन की तरफ कई बार रुक कर लेते हो, जैसे मोटिवेशन वीडियोस देखना, या वो चीज जो आपसे खुशी हो या आपको एनर्जी लेवल को बहुत हाई कर दे। यह एक बाहरी कारक है। यह पर्यावरण का कारक है और व्यवहार को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक वस्तु या एक घटना हो सकती है जो खेल में जीती गई ट्रॉफी को उस खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कहा जाता है। हो जाता है जब आप एक, अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप अपनी बेस्ट फोटो देख के समझेंगे। अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले हो तो आप अपने ग्रेड कार्ड को देख के प्रोत्साहन, मतलब मोटिवेट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरक अवधारणाओं के कार्य, जीव विज्ञान और व्यवहार के बीच संबंध। ठीक है। ये जो टॉपिक उतना है नहीं। बदलाव में, व्यवहार में बदलाव के लिए लेखांकन और किसी व्यक्ति में सार्वजनिक गतिविधियों के आधार पर उस व्यक्ति की निजी स्थिति के बारे में अंदाज लगाना। कार्य में जिम्मेदारी सौंपना, किसी में प्रतिकूलता बावजूद दृढ़ता को समझाने हुए। अभिप्रेरणा के प्रकार। सो मेनली तो ये 2 प्रकार की होती है। मेनली तो 2 प्रकार की नहीं होती ऐसी। तो अभी बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन अभी कितने प्रकार है, चलिए अभी बात करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के 2 मुख्य प्रकार है, प्राथमिक और द्वितीयक अभिप्रेरणा। प्राथमिक अभिप्रेरणा का मूल अभिप्रेरणा भी कहा जा सकता है और इसके मुख्य रूप से भूख, प्यास, नींद, सेक्स, दर्द से बचाव इत्यादि संबंधित आवश्यकताएं हैं। ये बुनियादी स्तर पर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और ये आवश्यकता जीवन के संरक्षण और मूल अवधारणा में भी होती संबंधित है। द्वितीय अभिप्रेरणा को सीखने की अभिप्रेरणा कहा जाता है और यह अलग अलग व्यक्ति से भिन्न भिन्न होती है। ये व्यक्ति प्राथमिकताओं और मूल्यों के रूप में संबंधित है। इन्हें ड्राइव रिएक्शन थ्योरी के तहत आगे बताया जाएगा। सो मेनली ये जो चीज है अभी बताई गई है, तो उसमें कहना चाह रहा है कि हर व्यक्ति की पहले तो कुछ सामान्य होती है जो कि सबकी होती है। जैसे पानी पीना पड़ेगा, और जो जीवन में आपके हर
वक्त हो कि भूख, प्यास, नींद, सेक्स, जो दर्द, ये चीज अभिप्रेरणा तो सबको जरूरत पड़ती है। फिर आती है द्वितीयक अभिप्रेरणा, जो कि होती है आपकी लर्निंग से। अब आती है बाहरी या आंतरिक अभिप्रेरणा। यह एक और तरीका है जिसके माध्यम से प्रेरणा को वर्गीकृत किया जा सकता है। बाहरी प्रेरणा को उस प्रेरणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के बाहर से आती है और इसमें आमतौर पर पुरस्कार और प्रशंसा शामिल होती है। जो आपको बाहर से मिलती है, आप कभी खेलने जाते हो, एग्जाम में अच्छे रिजल्ट जो कि बाहर से मिलता है, साफ सुथरा, कई सारी चीजें। तब अब आते हैं चुनौती। यह उस हद तक संबंधित है जिसमें व्यक्ति को नई चुनौतियों के साथ उत्साह का आनंद मिलता है। कई बार अभिप्रेरणा आपको चुनौती के द्वारा भी मिल सकती है, आनंद के द्वारा भी मिल सकती है, महारत भी हो सकती है किसी चीज में, और स्वायत्तता और आत्मनिर्णय भी कर सकती है। अब ये आगे आपका वही जो वहां पे बोला गया था, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो है ये ड्राइव रिएक्शन मॉडल। प्रेरणा का ये ड्राइव सिद्धांत एक उपागम है। इस सिद्धांत में प्रेरणा पर प्रमोद या धक्का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति को जानवर के भीतर के बल को उसके लक्ष्य की तक और ढकेलना, उसे प्रेरित करना कहते हैं। तो ये इसको किसी भी उसके एक लक्ष्य के प्रति इतना ज्यादा पुश कर दिया जाता है कि उसको वो लक्ष्य पाने में उसको बहुत ज्यादा मदद मिले। ड्राइव रिएक्शन बुनियादी जैविक अवस्थाओं में कमी जीव में ड्राइव पैदा करती है जो जीव में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धक्का देती है। बताए ना, ये एक ऐसी टेक्निक से काम करता है, मतलब जिस चीज को कमी उसको होती है उस चीज को धक्का देने में उसको सहायता करती है। यही सब चीज दिया उसे उसे तनाव में, हाँ लिखा है यार, उसे तनाव उत्तेजनाओं को समझा जा सकता है और एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार में निर्देशित करता है। ड्राइव दो प्रकार के हो सकता है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक ड्राइव का उदाहरण भूख, प्यास, नींद, सेक्स, जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित है। द्वितीयक ड्राइव पिछले अनुभव द्वारा सीखने से संबंधित एक आवश्यकताओं के विकास की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी कार्यक्षेत्र में उपलब्धि की आवश्यकता कर्मचारी को अग्रसर होने में मदद करती है। इस प्रकार यह द्वितीयक ड्राइव तक उसके कार्य संबंधित व्यवहार में प्रदर्शन को भी बढ़ाएगी। बस सीधी बात है, अगर आपको एक एग्जाम के बाद इग्नू में पैसा मिलेगा तो आप हर एग्जाम अच्छे से दोगे और अच्छे अच्छे नंबर आने खुद ब खुद पैसा, मतलब खुद ब खुद कोशिश करोगे अगर पैसे की बात आ जाए। यही अब आ गया सर्वोत्तम उत्तेजना मॉडल। ये भी कोई खास नहीं है। जैसे कि ड्राइव रिएक्शन मॉडल में की तरह चर्चा की गई थी, उस मॉडल में जिज्ञासा से संबंधित व्यवहार या रोमांच की तलाश करने वाले व्यवहार को समझाने के लिए लागू नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में सर्वोच्च उत्तेजना मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। मॉडल में कहा गया है कि हम सबसे अच्छा कार्य निष्पादन तब करते हैं जब हम मध्य रूप में उत्तेजित। इसमें कहा गया है कि हम जब सबसे अच्छा काम अपना तब निष्पादन करते हैं जब हम उस मध्यम के रूप में उत्तेजित या सक्रिय होते हैं, जब दोनों के निम्न और उच्च उत्तेजनाएं खराब प्रदर्शन की ओर ले जाता है। इसमें जब व्यक्तिगत रूप से जब कोई काम खराब होने लगता है तो हम लोग अपने आप को खुद ब खुद एक ऐसे मोटिवेट कर लेते हैं कि नहीं अब तो काम अच्छा करना ही है चाहे कुछ भी हो। अब आ गया प्रोत्साहन सिद्धांत। इसमें यही रहता है कि जब कोई प्रोत्साहन कर देता है तो आपको और मन बढ़ जाता है और आप अपने बढ़े हुए मन से कोई भी काम कर जाते हो। अभी प्रेरणा के लिए संज्ञात्मक दृष्टिकोण, ये सब बकवास है। ये एक अच्छी चीज है, ये वाला पदानुक्रमित मॉडल, ये आता है, इसको हम देखे है, ये असाइनमेंट में रहता है। पदानुक्रमित मॉडल में रहता है कि सबसे जैसे अक्सर मामलों में, हाँ ये पूछता है मास्लो की आवश्यकता क्या है, का पदानुक्रमित रूप का क्या कहा जाता है, ये चीज पूछा जाता है। ये सब पदानुक्रमित नहीं, बकवास नहीं पूछे जाते, मास्लो द्वारा दिए गए ये पूछा जाता है। इस मॉडल की आवश्यकताओं को एक श्रेणीबद्ध क्रम में रखा गया है। मॉडल के अनुसार व्यक्ति जब उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति के पहले बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, मास्लो का पदानुक्रम को पिरामिड की मदद से समझाया जा सकता है। पिरामिड के तल पे बुनियादी जरूरतें हैं जबकि पिरामिड का शीर्ष पर उच्च क्रम की जरूरत है। जैसे हम अपने आप को समझाते हैं, अगर मेरे पास आज की डेट में 100 सब्सक्राइबर्स है तो मेरी मानी बात है, मेरी पहली जरूरत होगी 500 सब्सक्राइबर गेन करना। ये तो नहीं पहले 1 मिलियन गेन करेंगे फिर 5000,
ऐसा तो है नहीं, बस वैसी चीज़ें हैं। पहले आपने आपका बेसिक से रूप में अपने आप को सुधारेंगे, फिर धीरे-धीरे करते हुए कुछ अच्छी चीज़ की डिमांड रखेंगे। आज आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आप डायरेक्ट आईफ़ोन के सपने नहीं देखेंगे। आप पहले सैमसंग के देखेंगे, फिर ऐसे बढ़ते 2-3 फ़ोन बाद आप अपने आईफ़ोन की सपना देखेंगे। तो सब, और उससे सिंपल एग्ज़ाम्पल लेना है तो आप कहीं सैलरी में लगेंगे, कहीं जॉब में, तो आपको पहले 20-25 हज़ार तक लेवल तक की सैलरी मिलेगी, तो आप डायरेक्ट 2.5-3 लाख का नहीं सोचेंगे, पहले 50,000 फिर 70,000 ऐसे करके आप सोचेंगे। वही चीज़ें है इसमें लिखाया गया। पहले इंसान को होती है जैविक और शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम और अपमान, आत्मसम्मान और आत्मबोध। ठीक है, एल्डर का इजियाई सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये यही डायग्राम, बस जो डायग्राम अभी ऊपर दिया गया यही चीज़ पूछी जाती है ज़्यादातर, ये बना देना। बाकी चीज़ महाभारत में कुछ भी लिख देना समझाने में, राम कथा कोई इतना ध्यान नहीं देता, डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन तो डायग्राम है। बाकी चीज़ है ये सब मूल्यांकन आ गया आपका। शब्दावली, इकाई, उनके प्रश्न, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए जल्दी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, टाइम खपाए बिना। अब हम लोग आ गए संवेग की तरफ। तो संवेग में आ गया उसका परिचय, यही है कि संवेग वो चीज होती है जो आपके दिमाग में सोची जाती है और उसके आपके चेहरे के हाव भाव के रूप में सामने वालों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, वही चीज संवेग कहलाती है। अब चलिए संवेग की थोड़ी परिभाषाएं देख लेते हैं। संवेग को मानव व्यवहार के प्रेरक के रूप में भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार के संवेग के साथ साथ व्यवहार को भी निर्देशित और सक्रिय किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, लेकिन संवेगों के साथ इतनी अवहेलना करना संभव है कि आगे के परिचय के लिए यदि कोई किसी प्रकार का भोजन से संबंधित संवेग का अनुभव करता है तो भोजन के प्रति उस व्यक्ति की इच्छा विचलित हो जाती है, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि घृणा का संवेग को व्यक्ति के अस्तित्व और सार्थक के रूप में कहा जाता है। जब हम कोई व्यक्ति खराब भोजन को देखता है तो घृणा का अनुभव करता है और भूख रहने के बावजूद भी उसे भोजन करने का परहेज करता है। ये तो सभी को वहाँ होता है यार, खराब खाना बन जाए कभी। संवेग के प्रकार, मूल भावनाएं जो कि होती है आम, ये क्रोध, घृणा, खुशी, ये क्रोध, गुणा, किसी उदासी के आश्चर्य के रूप में होता है। यह सहज संवेग जन्मजात होता है। जैसे मुंह बना लेना, बचपन में देखोगे बच्चे लोग कभी किसी को तुरंत कोई उनके मनपसंद करो तो मुंह बना लेंगे और फिर भय भय रोने को कर देंगे। और चेतन संवेग दूसरी ओर, आत्मचेतन संवेग है वे संवेग जो हमारे आत्म चेतन तथा साथ ही साथ स्वयं की प्रक्रिया को क्रमबद्ध के रूप में की गई प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंब करते हैं की क्षमता के लिए आवश्यकताओं के रूप में अपेक्षित होता है। इसके अलावा ये संवेग सामाजिक मानदंडों और नियमों के संदर्भ में उपेक्षा के अनुभव है या नहीं का भी परिणाम होते हैं। आत्म जागरूक संवेगों का उदाहरण शर्मिंदगी, अपराध बोध, गर्व, शर्म और अपमान है। आत्म जागरूकता संवेग की सीमा वहां तक होती है कि जिसमें परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं और दूसरी की अपेक्षाओं के अंत मानदंडों की अपेक्षाओं को पूरा करने की समक्ष होता है या नहीं की सीमा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शित होता है। अब है संवेग के घटक। संज्ञात्मक मूल्यांकन, इसमें मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को प्रोत्साहन करता है तो उससे रिलेटेड उसका क्या संवेग है, जैसे कि एक क्रिकेट टीम के समर्थन करता है या नहीं, और क्या करता है तो उसके चेहरों से पता चल जाता है। वैसे बाकी है व्यक्तिगत अनुभव, विचार और क्रिया प्रकृति और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। ये सब संवेग के घटक है जो चेहरे के साथ चेहरे के भाव और संवेगों के प्रति प्रतिक्रिया, ये सब संवेग के घटक है जो आपके संवेग और मनोदशा। अब आ गए संवेग के प्रकाय। तो इसमें है संवेग, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। संवेग व्यक्ति के आगे की क्रिया के लिए तैयार करते हैं। संवेग परिस्थितियां और व्यक्ति के प्रतिक्रियाओं के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा है और अचानक से एक ट्रक और उसके पास आने हुए दिखता है तो वो संवेगात्मक उसको भागेगा। तो भय की शारीरिक उत्तेजनाओं को जुड़ी होती है। किसी व्यक्ति को भविष्य व्यवहार को आकार देने के लिए संवेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखना हमारे जीवन द्वारा अनुभव किए गए संवेगों का परिणाम स्वरूप होता है। उदाहरण के लिए, नकारात्मक संवेग को उत्पन्न करने वाली स्थितियों से हम बचते हैं और दूर रहना चाहते हैं।
संवेग दूसरों के साथ प्रभावी बातचीत में मदद करता है। मौखिक और गैर मौखिक संरचनाओं के माध्यम से संचारित संवेग व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ बात करने पर मदद करता है। तो आपकी भावनाएं जो चेहरे पे होती है वो इन केसों में और ऑटोमेटिक इन दशाओं में ऐसी अपने आप प्रकट हो जाती है। जैसे तुम किसी बात करोगे तो गुस्सा करके तो करोगे नहीं नए लोग से। जो संवेद के सिद्धांत है ये है जेम्स लैंग सिद्धांत। लैंग होना चाहिए लेकिन पता नहीं कैसे लैंग लिख दिया है। तो व्यक्तियों द्वारा संवेग के अनुभव शारीरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले संवेग को कुछ बाहरी घटनाओं और स्थितियों के परिणाम स्वरूप होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया के रूप में कहा जा सकता है। तो आगे अब अनुभव की गई घटना या परिस्थिति, दैहिक परिस्थिति या परिवर्तन, संवेग का अनुभव और गुस्साया हुआ कुत्ता पीछा कर रहा, कपकपी और तीव्र हृदय गति और भय का अनुभव। जैसे ये सब चीजें होती है तो हमारा मन ऑटोमेटिक अपने अंदर एक संवेग जनरेट कर लेता है कि भय का आपका भाव आपके चेहरे पे दिखने लग जाता है उससे। कैनन बार्ड सिद्धांत, ये भी थोड़ा सा सिद्धांत है। ये सब आप पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें हम समझाए और हमारा समझाना है सिद्धांत में थोड़ा सा बेकार टाइप का लगता है हमको। सिद्धांत में हम क्या समझाए ये तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, बस वही दोनों इंपॉर्टेंट है। संज्ञात्मक मूल्यांकन ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिव्यक्ति और संवेगों का मापन ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। संवेगों का मापन ये भी नहीं है। गैर मौखिक उपकरण ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरा पार्ट खत्म हो गया, पूरा आपकी यूनिट सब खत्म हो गई। आप बाकी सारे वीडियो जाके अपने BPCC के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग आएगी वीडियो, आप उसको देखिएगा। अगर आप एग्जाम बेस पे अगर वो सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और उसके बाहर एग्जाम से कुछ नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम में 8 में से 5 ही प्रश्न करने रहते हैं और ये पूरा चैप्टर अब खत्म हो गया। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।